हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर। हम पढ़ रहे हैं संविधान की आवश्यकता क्यों, अर्थात आखिर में हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, संविधान की आवश्यकता। ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं और इस संदर्भ में हमने दो बिंदु पढ़ लिए थे, जिसके अंदर हमने पहले बिंदु के अंदर हमने सीखा था कि संविधान जो है वो अलग अलग विविधता वाले लोगों के बीच में तालमेल बिठाता है और साथ साथ में उनमें एक के प्रति जो है दूसरों के प्रति एक का दूसरे के प्रति जो है विश्वास का निर्माण करता है। ये हमने देखा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने सीखा था कि संविधान के अंदर कुछ बुनियादी नियम हमारे समाज को संचालित करने के लिए, हमारे समाज को एक शांतिपूर्ण व्यवस्था प्रदान करने के लिए कुछ बुनियादी नियमों की ज़रूरत पड़ती है। अर्थात कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, कुछ कानून बनाने पड़ते हैं, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। तो वो निर्णय लेने की शक्ति किसके पास में होगी, यह निर्धारण भी किसके द्वारा किया जाता है, संविधान के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है, और संविधान यह भी तय करता है, दूसरा काम संविधान का यह भी है कि संविधान जो है वो ये भी तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे होगा। आज हम देखेंगे कि सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। संविधान जो है वो तीसरा काम ये करता है, या संविधान जो है वो तीसरा काम क्या करता है, बहुत तीसरा महत्वपूर्ण कार्य कौन सा करता है, तो आप देखेंगे सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाता है, सरकार के ऊपर कुछ बंधन आरोपित करता है। और ये सरकार के ऊपर जो बंधन आरोपित क्यों करने जरूरी है, ये हमको सीखना है। आज ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण बन जाएगा, तो इसको आपको सीखना है। देखिए, इसको पहले अपन समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर किताब में जो दिया हुआ है उसका भी अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। सबसे पहले समाज जो था उसके अंदर विविधताएं थी, और विविधताएं थी तो उन विविधता वाले लोगों को एक साथ में जोड़ने के लिए, उनमें परस्पर विश्वास निर्माण करने के लिए हमें कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता पड़ी। फिर हमने ये तय किया कि ये बुनियादी नियम जो है वो कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। और संसद किसका भाग है, संसद कानून निर्माण करने वाली संस्था है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि यह किसका भाग है, सरकार का भाग है। अर्थात हमारे लिए कुछ बुनियादी नियमों का निर्माण कौन कर रहा है, सरकार कर रही है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेज दिए। अब वो प्रतिनिधि जो है वो जनता के लिए कानून बना रहे हैं, अर्थात वो सरकार चला रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि जनता के द्वारा एक बार चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो बाद में फिर जनता की बात ही नहीं सुने, जनता पर तरह तरह के जो है वो प्रतिबंध आरोपित कर दें, जनता को तरह तरह की बंदिशों में डाल दें। ठीक है ना, और उनके द्वारा बनाए हुए कानून जो है वो जनता को पसंद नहीं आए, जनता के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करने लग जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। एक बार हमने सरकार बना ली, उसके बाद में सरकार जो है वो निरंकुश व्यवहार करने लग जाए, सरकार के द्वारा बने हुए कानून जो है वो समाज के लोगों के विपरीत हो जाए, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक देश के संविधान के अंदर जहां लोकतांत्रिक संविधान है वहां पर सरकार की शक्तियों पर भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। सरकार जो है वो एकदम से इच्छा अनुसार व्यवहार नहीं कर सकती। सरकार को जो है वो संविधान के दायरे में रहते हुए जनता के कल्याण के काम करने पड़ते हैं। सरकार, इसलिए सरकार जो है वो ऐसे कानून नहीं बना सकती कि वो जनता के हितों के प्रतिकूल हो। ठीक है ना, तो इसीलिए हमारा संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों पर भी कुछ सीमाएं आरोपित करता है, कुछ सीमाएं लगाता है कि आप इस दायरे में रहकर के ही काम कर सकते हैं, जनता के अधिकारों का, स्वतंत्रताओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करने के लिए ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं उनमें संविधान में सरकार की शक्तियों पर क्या लगाई गई है, सीमाएं लगाई गई है। ठीक है, तो ये बिंदु आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किताब में से भी कुछ बिंदु जो दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं।
मान लीजिए कि आपने तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा। अब हमने ये निर्णय कर लिया कि हमारे लिए नियम कौन बनाएगा, निर्णय कौन लेगा, ये हमने तय कर लिया कि संसद लेगी या सरकार निर्णय लेगी, ये हमने तय कर लिया। और फिर किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित है, और फिर आपको लगने लगा कि उसने सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो तो बिल्कुल ही अनुचित है। उदाहरण के लिए कैसे? उदाहरण के लिए देखिए कि उदाहरण के लिए उसने आपको धर्म का पालन करने से रोक दिया, आपको अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने से रोक दिया। उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंगों वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, किसी खास किस्म वाले रंगों के वस्त्र जो है वो आप नहीं पहन सकते, आपको यही वस्त्र पहनने पड़ेंगे, इस कलर के वस्त्र पहनने पड़ेंगे। ठीक है, आपको कुछ विशेष गीत गाने की स्वतंत्रता नहीं है, आपको कहा गया आप इस प्रकार का गीत गा नहीं सकते। ठीक है, किसी समूह अर्थात धर्म जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, ऐसा कह दिया कि भाई कुछ लोग जो है वो दूसरों की सेवा ही करेंगे। ऐसे ऐसे नियम बनाने लग गई, जो सरकार आपने चुनी थी वो इस प्रकार के काम करने लग गई। तो क्या होगा? उन्हें किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, कुछ लोगों को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा। सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, किसी एक खास किस्म के रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। ये सारी बातें कि आपको एक विशेष धर्म, ठीक है ना, उसको पालन करने की इजाजत नहीं है, आपको विशेष रंग के कपड़े पहनने की इजाजत नहीं है, ठीक है, इस विशेष प्रकार के गीत गाने की आज़ादी नहीं है, एक विशेष प्रकार के धर्म या जाति के लोगों को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उनको संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, किसी खास किस्म जो कलर है, मतलब गोरे लोगों को जो है वो मान लीजिए पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी कुएं से, और काले लोगों को कुएं से पानी भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के अगर कानून बनाने लग जाए सरकार, तो ये क्या होगा? अन्यायपूर्ण और अनुचित लगेगा आपको। यद्यपि ये सारे कानून उस सरकार के द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, यानी कि ये सरकार जो बनी है वो आपने अपने वोटों के द्वारा चयन की हुई सरकार है, लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। ये कानून आपको अच्छे नहीं लग सकते। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या हो सकता है? तो संविधान जो है वो क्या करता है? संविधान का तीसरा काम यह है कि वो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर क्या लगाए? कुछ सीमाएं लगाए। सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले जो कानून है उन पर क्या लगाएगी? सीमाएं लगाएगी। और ये सीमाएं उस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। सरकार जो है इस प्रकार की जो सीमाएं हैं उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। मतलब सरकार के ऊपर कुछ नागरिकों पर जो कानून लागू कर रही है, कोई विशेष प्रकार का कानून बना, इस प्रकार के जो ये अन्यायपूर्ण कानून है वो कानून नहीं बना सकता। सरकार जो है वो इस प्रकार के अन्यायपूर्ण कानून नहीं बना सकती। ठीक है, ये ऐसा करने से उस सरकार को कौन रोकता है? हमारा संविधान रोकता है। ठीक है, संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। कैसे सीमित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका यह है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाए? मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जिसको हम कहते हैं, वो मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाए? स्पष्ट कर दिया जाए, और कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन नहीं कर सके। और हमारे संविधान, हमारा जो भारत देश का संविधान है, उसके अंदर भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उन मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये मौलिक कोई भी सरकार जो है वो आपको इन मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकती है। ये मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाते हैं। कोई भी सरकार जो है वो आपके मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो सबसे अच्छा तरीका है सरकार की शक्तियों पर सीमा लगाने का कि किसी भी देश के संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्या भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती है, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण के गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। मनमाने ढंग से कोई भी सरकार किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो ये भी सरकार के ऊपर क्या है? एक प्रकार की सीमाएं हैं।
यह सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्य तक कुछ मौलिक अधिकार है, जैसे कि भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में, एक ध्यान रखना कि ये जितने भी मौलिक अधिकार है, राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर जब देश के ऊपर किसी भी बाहरी देश का, पड़ोसी मुल्क का या किसी और देश का आक्रमण हो जाए, ठीक है, या देश के अंदर ही किसी प्रकार की सशस्त्र विद्रोह होने लग जाए, तो उस परिस्थिति के अंदर आपसे इन अधिकारों को छीना जा सकता है। सरकार इन अधिकारों को छीनने वाले कानून पारित कर सकती है। उस आप राष्ट्रीय आपातकाल के परिस्थितियों के अंदर अपवाद स्वरूप जो है, मतलब एक अपवादिक परिस्थिति है, उस परिस्थिति के अंदर हम सरकार से जो है इन अधिकारों की मांग नहीं कर सकते। संविधान उन परिस्थितियों का उल्लेख भी करता है जिसमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। और वो कौन सी परिस्थिति है जिस समय ये इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सी परिस्थिति है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर ये अधिकार लिए जा सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी सरकार जो है सामान्य परिस्थिति के अंदर इन अधिकारों को आपसे छीन नहीं सकती। तो संविधान का तीसरा काम आपको समझ में आ गया होगा। संविधान का तीसरा काम है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाना, ताकि सरकार कोई ऐसा कानून पारित नहीं करे जो कि वहाँ की जनता के जीवन के लिए हानिकारक हो, जनता को सामान्य जीवन जीने के लिए जो है वो मुश्किल पैदा करने वाला कानून जो है वो सरकार नहीं बना सके। ऐसा करने के लिए सरकार की शक्तियों पर क्या किया जाता है? सीमाएं लगा दी जाती है। आगे हम पढ़ेंगे, आगे जो एक टॉपिक रहा है छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं जो उसी से जुड़ा हुआ है। चौथा बिंदु है समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज अब केवल जो है वो संविधान के द्वारा जो हमने या सरकार पर शक्तियां लगा दी, सरकार पर कुछ सीमाएं लगा दी, ठीक है ना, सरकार पर हमने कुछ सीमाएं लगा दी, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम स्वतंत्र हो गए, ठीक है, या काम पूरा हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार को कुछ शक्तियां तो अवश्य देनी पड़ेगी, सरकार को कुछ शक्तियां अवश्य देनी पड़ेगी। सरकार को के ऊपर सीमाएं लगा दी जाएगी तो सरकार कोई कार्य नहीं कर पाएगी। तो ऐसे परिस्थितियों के अंदर जनता की या समाज की जो कुछ आकांक्षाएं होती है, इच्छाएं होती है, उम्मीदें होती है, लक्ष्य होते हैं, ठीक है ना, उनको पूरा करने के लिए सरकार को शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, सरकार को शक्तियां भी देनी पड़ेगी। इसलिए हमारा जो संविधान है या हर किसी देश का संविधान जो है वो सरकार पर कुछ सीमाएं लगाता है, साथ साथ में उसको कुछ शक्तियां भी प्रदान करता है। क्यों शक्तियां प्रदान की जाती है? शक्तियां क्यों प्रदान की जाती है? ताकि वह देश के जो लोग हैं या समाज के जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को, लक्ष्यों को पूरा किया सके। और मैंने इससे पहले बताया था कि सरकार की शक्तियों पर कुछ सीमाएं भी लगाई जाती है, क्योंकि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाए जो कि देश की जनता के लिए हानिकारक हो। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको किताबें से पढ़ लेते हैं। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य, उनको पूरा करने के लिए सरकार को शक्तियां भी देनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखते हैं। अधिकतर पुराने संविधानों द्वारा केवल निर्णय निर्माण की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करता है जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। इसलिए सरकार को कुछ सकारात्मक कार्य करने के लिए शक्तियों भी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है ना। सरकार कोई सकारात्मक कार्य कर सके, समाज की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, लक्ष्यों को पूरा कर सके, इसलिए सरकार को कुछ सकारात्मक शक्तियां देनी पड़ेगी। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए हैं। जिन समाजों में नाना प्रकार की अक्षमताओं की गहरी खाइयां हो, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है।
केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं है, वहां की सरकार को क्या करना पड़ेगा, समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने से काम पूरा नहीं हो जाएगा। सरकार की शक्तियों पर समर्थ और सरकार को जो है वो समर्थ बनाना पड़ेगा, पावरफुल बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो समाज व की जो असमानता है और गरीबी है उसको क्या कर सके, विभिन्न रूपों से निपट सके, उसको समाप्त कर सके। समाज में जो असमानता है, गरीबी है, उसको समाप्त कर सके। इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसे समाज बनाए जिसमें जातिगत भेदभाव नहीं हो। यदि हमारे समाज की यह आकांक्षा है तो हमें सरकार को ऐसा समर्थ शक्तिशाली बनाना पड़ेगा जिससे वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिणी अफ्रीका में देखा जाए तो नस्ली भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। अब अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश के अंदर जातिवाद है, जातिगत भेदभाव बहुत है, तो इसको मिटाना है तो सरकार को हमको क्या करना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। वैसे के वैसे यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर नस्लीय भेदभाव है। नस्लीय भेदभाव का मतलब यह होता है कि वहाँ जो त्वचा का जो रंग है, ठीक है ना, काले और गोरे का जो भेद है वो वहाँ पर पाया जाता है, वो बहुत लंबे समय से है। उदाहरण वहाँ पर नस्लीय भेदभाव देखने को मिलता है। तो उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वो नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वहां पर जब नया संविधान बना दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जब नया संविधान बना तो उस संविधान ने सरकार को इतना शक्तिशाली बनाया कि वो कम से कम नस्ली भेदभाव को समाज में पनपने से रोक सके और उसको पूरी तरह से मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें, शिक्षा सहित सब कुछ मिलना चाहिए, जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को यह सामर्थ्य प्रदान करता है कि जिससे वे कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके, जिन्हें कानूनों की मदद से भी लागू किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। ठीक है ना, हमारे संविधान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए हुए हैं जिसके द्वारा सरकार जो है वो जनता के कल्याण के लिए, जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके, ठीक है, लोक कल्याणकारी काम कर सके। ठीक है, इसलिए उसको सरकार को जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के द्वारा क्या किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है। तो चौथा काम हो गया, संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे कि जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज, कैसा समाज, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सकें। संविधान का चौथा काम यह है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान कर सके जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। ठीक है, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान। अब ऐसे कौन से सरकार को मतलब शक्तियां लिखा हुआ है यहाँ पर, संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान कौन से हैं? संविधान सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानूनों का ही नाम नहीं है, वह सरकार को ऐसी शक्तियां भी देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि दक्षिणी अफ्रीका का जो संविधान है, ठीक है ना, उसमें नस्ली भेदभाव का मैंने उदाहरण देके बताया था कि नस्ली भेदभाव जो है वहाँ पर बहुत लंबे समय तक रहा है। वहाँ का इतिहास रहा है कि वहाँ पर काले और गोरे का भेद जो है वो प्रचलित था समाज के अंदर। तो उसको मिटाने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के नए संविधान के अंदर जो है वो सरकार को शक्तियाँ प्रदान की गई है। साथ साथ में एक और शक्ति प्रदान की गई है पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार जो है वो उचित कदम उठा सके, उसके लिए भी जो है वो क्या किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अंदर जो है वो सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट एक और उदाहरण दिया हुआ है, इंडोनेशिया की बात की गई है। यहाँ पर इंडोनेशिया का उदाहरण दिया हुआ है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया के अंदर सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई है या सरकार को यह पावर दी गई है
कि वह जो है राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था करे। एक राष्ट्रीय शिक्षा का मतलब यही है कि शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक देश, पूरा देश के अंदर एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पूरे देश के अंदर एक ही प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा होने करने के लिए जो है वो सरकार को क्या किया गया है, पावरफुल बनाया गया है। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि गरीब और अनाथ बच्चों की क्या की जाए, देखभाल करने की। सरकार क्या करेगी, गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी, और उसके लिए भी सरकार को क्या किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर इतना ही। आज की क्लास के अंदर हमने दो बिंदु पढ़े। आज की क्लास के अंदर हमने दो बिंदु पढ़े कि जनता की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों पर क्या लगाता है, सीमाएं लगाता है, सरकार पर कुछ प्रतिबंध लगाता है, जनता, ताकि सरकार ऐसे कोई कानून पारित नहीं कर सके जो जनता के विरुद्ध में हो। ठीक है, लेकिन फिर चौथा बिंदु आता है, वो ये कहता है कि केवल और केवल जो है सरकार पर सीमाएं लगा देने से काम पूरा नहीं हो जाता है, बल्कि सरकार को कुछ शक्तियां भी देनी चाहिए सरकार, ताकि सरकार जो है वो जनता के कल्याण के लिए, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जनता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सकारात्मक कार्य भी कर सकें। तो ये हमने चौथा बिंदु पढ़ लिया, और उसमें हमने बताया भी था कि भारतीय समाज के अंदर जाति भेद जो है उसको मिटाने के लिए, अफ्रीका के अंदर नस्ली भेद को मिटाने के लिए, ठीक है, और पर्यावरण संरक्षण के लिए, और इंडोनेशिया के अंदर जो है राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा व्यवस्था प्रदान करने के लिए जो है वो सरकार को क्या किया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है। तो ठीक है, तो आज तक हमने जो है वो संविधान की आवश्यकता क्यों, इसके ऊपर जो हमने लेक्चर जो है चार बिंदु हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल अंतिम बिंदु पढ़ेंगे इसका, वो ये रहेगा राष्ट्र की बुनियादी पहचान। ये हम कल बिंदु कवर करने वाले हैं, राष्ट्र की बुनियादी पहचान, अर्थात किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश की पहचान होता है, और किस प्रकार से होता है अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।